वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। लास्ट क्लास में हमने सेल बायोलॉजी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास की थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देन हम आगे सेल बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेल बायोलॉजी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में स्टडी की थी। सेल, जिसको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करती है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं या शरीर का निर्माण करते हैं। देन हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी जो है वह रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में। उनकी एक बुक माइक्रोग्राफिया, जिसके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लिविंग सेल की खोज किसने की है, तो वह एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने सेल को एनिमलक्यूले नाम दिया था। फिर हमने पढ़ा था कि लिविंग वर्ल्ड जो है उसके अंदर, जो सारा जंतु जगत है उसके अंदर सबसे बड़ी सेल जो है वह ऑस्ट्रिच का एग है, मतलब कि शुतुरमुर्ग का अंडा है। और स्मॉलेस्ट सेल जो है वह माइकोप्लाज्मा है, जिसको पीपीएलओ या एमएलओ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और एमएलओ की फुल फॉर्म जो है वह मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। देन हमने ह्यूमन बींग्स में जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल के बारे में पढ़ा था। स्मॉलेस्ट सेल जो है वह स्पर्म, जिसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई है। और लार्जेस्ट सेल जो है वह ओवम, जिसको अंडाणु कहा जाता है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। और इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान, इसके अंदर हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें कोशिका सिद्धांत या इसको सेल थ्योरी भी कहा जाता है। सेल थ्योरी, इस सेल थ्योरी को प्रस्तुत करने वाले दो वैज्ञानिक हैं, स्लीडन एवं स्वान। स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान ने 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी प्रस्तुत की थी। इनके द्वारा एक फैक्ट भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर का जो निर्माण होता है वह कोशिकाओं से मिलकर के होता है। ये बात इन स्लीडन और स्वान भाई साहब ने कही थी। अब इस सेल के अंदर एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, रुडोल्फ विर्चोव। इन रुडोल्फ विर्चोव भाई साहब ने अपनी लैंग्वेज में एक फैक्ट प्रस्तुत किया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इसका हिंदी में मतलब क्या है? तो इसका हिंदी में मतलब है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। यह फैक्ट भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला किनके द्वारा कहा गया है, तो रुडोल्फ विर्चोव। या प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ये किसने कहा है? रुडोल्फ विर्चोव ने। या रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा कौन सा तथ्य दिया गया है? इनके द्वारा ये तथ्य जो है वह 1855 में दिया गया था। वैसे तो साइंस में ये ईयर नहीं पूछे जाते, पर आप फिर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और एक है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, मतलब कि ऐसे जीव
जिनके शरीर में एक ही कोशिका प्रेजेंट है या जिनके शरीर का निर्माण केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर के हुआ है। और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनके अंदर दो या दो से अधिक कोशिका प्रेजेंट है या जिनके शरीर का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। तो अब इनकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो एक कोशिकीय जीव जो है उसमें हम बैक्टीरिया या जीवाणु, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में एक ही कोशिका पाई जाती है। अगर हम बहुकोशिकीय जीव या ऐसे जीव की बात करें जिनके शरीर का निर्माण जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है या जिनमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, तो वो एनिमल्स इन प्लांट्स। तो जो जंतु होते हैं उनके शरीर का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। और जो प्लांट्स, जो पेड़ पौधे होते हैं, इनमें भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये कोशिकाओं के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं को दो प्रकार में बांटा गया है। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक या जिनके केंद्रक झिल्ली या जिनके केंद्रक के आवरण अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि यह कोशिका और इनके अंदर जो यह केंद्रक है, इनके बाहर की जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वह इनमें एब्सेंट होती है। सुविकसित केंद्रक आवरण जो होता है वह इनमें नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इनके अंदर जो होता है वो इस प्रकार से, इनके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है और इनके बाहर इस प्रकार से ये केंद्रक आवरण पाया जाता है और इनमें एब्सेंट होता है। अब अगर इसमें नहीं पाया जाता है तो इसमें जो सारा जेनेटिक मटेरियल है बाहर आ जाता है और पूरा कोशिका द्रव में मिल जाता है। और इनमें पाया जाता है तो ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को पृथक करने का कार्य करता है। जब हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे तब इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इनके डिफरेंस के बारे में अगर देखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें जो कोशिका के अंदर जो सारे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ईआर जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, रिक्तिका, हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं। मतलब कि सारे ही कोशिकांग जो होते हैं, गोल्जी बॉडी, ये सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते, मतलब कि एब्सेंट होते हैं। इन सारे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह सारे ही माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ईआर, रिक्तिका, हरितलवक, गोल्जी बॉडी, सारे सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वह सुविकसित कोशिका होती है और उसमें ये सारे कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं मतलब कि। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ऐसा सेल ऑर्गन या कोशिकांग होता है जो कि पाया जाता है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम के भी दो प्रकार है, एक तो 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास जो राइबोसोम होता है वह 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फर्स्ट डिफरेंस तो इनमें ये हो गया कि इनके अंदर जो सुविकसित केंद्रक आवरण होता है या केंद्रक झिल्ली जो होती है एब्सेंट होती है। सेकेंड डिफरेंस ये हो गया कि इनमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जबकि नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। थर्ड डिफरेंस इसमें ये हो गया कि इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें
राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वह नग्न एवं वृत्ताकार होता है, नग्न वृत्ताकार होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो होता है वह आवृत, डीएनए जो होता है वह आवृत और द्विकुंडलित, आवृत और द्विकुंडलित होता है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें हम तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके डीएनए के साथ जो होता है वह हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एब्सेंट होता है, और जो सामान्य प्रोटीन होता है वह जुड़ा हुआ होता है। डीएनए के साथ सामान्य प्रोटीन होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर डीएनए के साथ हिस्टोन नामक प्रोटीन जुड़ा होता है। ये मेन डिफरेंस थे इनके अंदर। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सी है और यूकेरियोटिक सेल्स कौन कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये ही पूछे जाते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखिए कि ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि प्रोकैरियोटिक है, तो उसके अंदर फर्स्ट जो नाम आता है वो आता है जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक सेल है। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा, जिसको पादप जगत के जोकर के नाम से भी जानते हैं। माइकोप्लाज्मा को भी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इसको PPLO और MLO के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा आप कि इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। तो इस पॉइंट के बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यूकेरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स के बारे में देखें तो यूकेरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है एनिमल सेल और प्लांट सेल, मतलब कि जो जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं हैं वो यूकेरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जो पुरानी आदिम प्रकार की कोशिका है, और यूकेरियोटिक कोशिका जो नई कोशिका। एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी बहुत डिफरेंस है। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा अंतर जो है वह है कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वह नहीं पाई जाती है। बाकी जंतु कोशिका में केवल और केवल कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें देखेंगे कि पादपों के अंदर जो होता है वह गोल्जी काय, जो गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी काय वह छोटे और अल्प विकसित होते हैं, जिनको एक विशेष नाम से जाना जाता है डिक्टियोसोम। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि डिक्टियोसोम क्या है, तो आपको
ध्यान रखना है कि पादप कोशिका के अंदर जो अल्प विकसित और छोटे छोटे गोल्जिकाएं होते हैं उनको ही डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर सुविकसित गोल्जी बॉडी उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका बड़े आकार की होती है। पादप कोशिका है, मान लीजिए पादप कोशिका है, इसके अंदर जो रिक्तिका है वह थोड़ी बड़े आकार की होती है, जिसके कारण जो पादप कोशिका का केंद्रक जो होता है वह केंद्र में ना होकर के थोड़ा परिधीय साइड में आ जाता है। तो पादप कोशिका का दूसरा मेन डिफरेंस यही है कि पादप कोशिका के अंदर जो बड़ी रिक्तिका होती है उसके कारण जो केंद्रक जो होता है परिधीय केंद्रक जो होता है वह परिधीय साइड में आ जाता है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी व बिखरी हुई होती है, कोशिका द्रव में बिखरी हुई होती है। नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करें तो पादप कोशिका के अंदर जो सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारकाय कहते हैं, यह नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो होता है वह सुविकसित तारकाय उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक जो होता है वो बिल्कुल केंद्र में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि परिधीय केंद्रक किसका होता है, पादप कोशिका का है जंतु कोशिका का। तो आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है कि पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है वो बड़ी साइज की होती है, जिसके कारण उसका केंद्रक जो होता है वह परिधीय साइड पर उपस्थित होता है। एक और डिफरेंस है कि पादप कोशिकाएं जो है उनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जो कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, फोटोसिंथेसिस में। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ये जब हम हरित लवक सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे तब इस हरित लवक के बारे में डिटेल से और जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये देखते हैं कि पादप कोशिका के अंदर हरित लवक पाया जाता है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर हरित लवक अनुपस्थित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट कोशिका की संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों की संरचना में अंतर होता है। मैं नॉर्मली आपको कोशिका की स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि कोशिका के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। कोशिका की जो भारी भित्ति होती है, जिसको कोशिका भित्ति या सेल वॉल के नाम से जानते हैं, यह सबसे भारी भित्ति होती है, थोड़ी मोटी होती है, और यह जो होती है वह कोशिका को निश्चित आकार और सुरक्षा या प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करती है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कोशिका के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर इस प्रकार से छोटी चारों ओर से घिरी हुई एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में केंद्रक पाया जाता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स भरा होता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है और बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इसको केंद्रक या न्यूक्लियस नाम दिया गया है। कोशिका भित्ति से लेकर के
कोशिका झिल्ली तक, कोशिका भित्ति से लेकर के केंद्रक झिल्ली तक इस प्रकार से एक संरचना फैली होती है। उसको ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं। इसको कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर संरचना प्रदान करने का कार्य करता है। इसके ऊपर इस प्रकार से राइबोसोम चिपके होते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और एक और इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। कोशिका के अंदर इस प्रकार से चप्पल नुमा आकृति में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हम इनका ये सबसे जो भारी परत है इसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, जबकि जो इसके अंदर पाई जाती है उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके अंदर की संरचना को कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से जो कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है उसको अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं इंग्लिश में, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। इसको कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली है उन सभी को कोशिका के एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जब अपन ये एक एक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी खोज किसने की है, इनकी संरचना कैसी होती है, इनका कोशिका में कार्य क्या है, तो तब हम इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जागृह कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल या ये कोशिका के अंदर के संरचना या ढांचे का निर्माण करती है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। कोशिका के अंदर कुछ इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, जिसको गोल्जी बॉडी के नाम से या गोल्जिकाय, गोल्जी बॉडी या गोल्जिकाय कहते हैं। गोल्जिकाय को भी कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। कोशिका के अंदर यह इस प्रकार से पूरी कोशिका के अंदर एक जेली जैसा या पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कोशिका के अंदर इस जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव नाम स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कोशिका द्रव जो नाम दिया है वह स्ट्रासबर्गर ने कोशिका द्रव नाम दिया था। कोशिका के अंदर कुछ इस प्रकार से सूक्ष्म संरचना पाई जाती है, जिसको राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम और इसके अंदर इस प्रकार से संरचना होती है, जिसको लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। इस सेल का पाचन करने में यह
सहायक होता है। इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं वह सेल को पाचन में सहायक होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब ये तो हो गए सारे सेल ऑर्गेनेल या कोशिका। इनके बारे में हम और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सेल में एक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि सेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनके अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग या सेल का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह कौन सा है? तो जो सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग है वह केंद्रक है। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? दूसरा बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया। अब सबसे बड़ा पूछा गया है तो सबसे छोटा भी पूछा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग जो है वह, आप यहाँ देखकर भी समझ सकते हैं सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। इस प्रकार जो बिंदु के रूप में पूरे कोशिका ध्रुव में फैला होता है उसको राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम जो है वह सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, तो ये हमने देखी है कोशिका की संरचना, जिसके सबसे बाहर में कोशिका भित्ति होती है। इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है, फिर केंद्रक जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ भरा होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों को पहुंचाने के लिए सहायक होता है। फिर कोशिका भित्ति से केंद्रक झिल्ली तक एक संरचना इस प्रकार से फैली होती है जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये एक संरचना चप्पल की जैसी, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है, या इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसके अंदर ये राइबोसोम पाए जाते हैं जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया है, और सबसे छोटा कोशिकांग जो है वह राइबोसोम है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।